Hello friends, a very good morning to all of you. 1999 Rofecoxib, yes, Vioxx, Rofecoxib 1999 में इसी कंपनी द्वारा मर्क के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन क्या हश्र हुआ था उसका, याद है ना आप लोगों को? अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद कराता हूं। ठीक 5 साल में 2004 में इस मेडिसिन को विड्रॉ कर लिया गया था, मार्केट से उठा लिया गया था। आखिर क्यों उठाया गया था? मर्क का कहना था इनिशियली कि ये मेडिसिन बहुत ही सेफ है, सारे सेफ्टी डेटा उसको उन्होंने पब्लिश किया था। स्टिल 2004 में इसे उठा लिया गया था क्योंकि देखा गया था पेशेंट्स में जिन्होंने इसे कंज्यूम किया है, कार्डियक डेथ, कार्डियक अरेस्ट का रेट जस्ट दोगुना हो गया। दोगुने गति से मौत होनी शुरू हुई थी और यह प्रेडिक्ट किया गया था कि अगर ये मेडिसिन यूं ही चलता रहा मार्केट में तो कुल मिलाकर 1.5 लाख पेशेंट्स की जान जा सकती थी। तो उन लोगों की जान बचाई गई इस मेडिसिन को विड्रॉ करने के बाद। आज मर्क का यही कहना है कि मोलनुपिरावीर ये भी सेफ्टी प्रोफाइल में बहुत आगे है, ये बहुत ही सेफ है, म्यूटाजेनिक नहीं है, कार्सिनोजेनिक नहीं है, टेराटोजेनिक नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है इसकी सच्चाई? अगर आप नहीं जानते हैं इसकी सच्चाई तो आइए देखिए इस वीडियो को पूरा मेरे साथ। एंड होते होते आपको इस मेडिसिन की सच्चाई का पूरा पता चल जाएगा एंड आपको भी आइडिया लग जाएगा कि क्या ये मार्केट में रहने वाला है मेडिसिन, या इस मेडिसिन का भी वही हश्र होगा जो रोफेकॉक्सिब का हुआ था 5 साल के भीतर। रह गए हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू व्यूअर्स, उनको मैं बोलूँगा हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ये हर जगह, हर कॉमन पॉपुलेशन में, सोसाइटीज़ में घूमे एंड लोगों को अवेयर करें। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं रिस्बैक बायोथेरापेटिक्स एंड मर्क को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस कोरोना पैंडमिक में, इस कोविड-19 से लड़ने के लिए एक बहुत भारी हथियार इजाद किया है। ये मॉलिक्यूल मोलनुपिरावीर, ये रियली 50% से डेथ रेट को एंड हॉस्पिटलाइजेशन को कट डाउन करता है। ये ऐसा कहना है इस कंपनी का, मर्क का। जी हाँ, अगर आप मोलनुपिरावीर के बारे में नहीं जानते हो तो हमारे ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने आपको मोलनुपिरावीर के बारे में A to Z बताया है कि आखिर वो कब देना चाहिए, किनको देना चाहिए, किस एज ग्रुप के बाद देना चाहिए, क्या कुछ साइड इफेक्ट होता है इस मेडिसिन का, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है इस मेडिसिन का। हर एक बात की जानकारी हमने दी है मोलनुपिरावीर के बारे में। तो आज इस सेशन में मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वाकई में क्या ये मोलनुपिरावीर इतना सेफ है जितना दिखाया जा रहा है। मैं आपको आज इस सच्चाई से, इस असलियत से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मूव आउट था इस क्लिनिकल ट्रायल का नाम, जहाँ पे फेज 2 एंड फेज 3 कंडक्ट किया गया था। जस्ट 1850 लोगों पे इस ट्रायल को कंडक्ट किया गया है। एंड क्या आपको पता है इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? अगर आप एक बार जान लोगे इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है तो आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव होने जा रहा है। इंक्लूजन क्राइटेरिया में उन्हें लिया गया था जो 18 साल से ऊपर हो, जो RT-PCR पॉजिटिव हो, माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का इन्फेक्शन हो रखा हो उनमें, और एक कोई रिस्क फैक्टर ऐसा हो जो ये शो करता है कि कल को इनकी सिविरिटी ऑफ डिजीज बढ़ सकती है। ये तो था इंक्लूजन क्राइटेरिया। बट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में मेल्स एंड फीमेल्स में कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। मेल्स में ये बोला गया कि अगर आप हमारे इस ट्रायल का पार्ट होते हो तो आपको आज से लेके जब तक ट्रायल खत्म ना हो जाए उसके 4 दिनों तक आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हो। एंड अगर आपने किया भी है तो हाईली इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से फीमेल्स में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ये डाला गया कि अगर आप इसके पार्ट हो तो आप भी जब तक ये ट्रायल खत्म ना हो जाए उसके 4 दिनों तक आप भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आपको भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना पड़ेगा। आप प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए, आप ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होने चाहिए, एंड आपका कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए इस ट्रायल फेज के विदिन कि आप कंसीव कर सको। तो कहने का मतलब ओवरऑल इनमें उन लोगों को हटा दिया गया जो प्रेग्नेंट नहीं थी, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही थी,
जो कंसीव भी नहीं करने वाली थी, प्लस उन मेल्स को भी हटा दिया गया जो एक्टिव थे इस फील्ड में, लेकिन उन्हें एब्स्टिनेंट करने को बोला गया, उन्हें इससे दूर रहने को बोला गया। तो अब जरा आप खुद से अपना कॉमन सेंस यूज करें एंड मुझे बताएं कि क्या आपने ट्रायल किया प्रेगनेंसी में, क्या आपने ट्रायल किया ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में, क्या आपने ट्रायल किया उन लोगों में जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। जब आपने ट्रायल किया ही नहीं तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये कंप्लीटली सेफ है। मेरा पहला पॉइंट ये है। और अब अगर बात करें हमारे दूसरे पॉइंट की, तो वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं, आखिर इतने सारे वायरस हैं मार्केट में, इतने सारे वायरस हैं, आखिर क्यों नहीं एंटीवायरल मेडिसिन सभी के अगेंस्ट बनी? क्यों? इसका आंसर आपको पता है। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी एंटीवायरल मेडिसिन बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं वायरल आरएनए या डीएनए पे काम करती हैं, उसके रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को अफेक्ट करती हैं। तो आप देखो, जब आपने एक मॉलिक्यूल डाला है अपने बॉडी में वायरल आरएनए या डीएनए के अगेंस्ट, तो ऑफ कोर्स आपका जो होस्ट सेल है ये सेल के भी डीएनए के साथ इंटरैक्ट कर सकता है एंड म्यूटेशंस करा सकता है। तो कई बार ऐसा हुआ है, कितने सारे ऐसे ड्रग्स आए हैं मार्केट में एंड ये देखा गया है कि ये वायरल डीएनए आरएनए के साथ साथ होस्ट सेल के भी डीएनए को इन्वॉल्व करता है। एंड इस वजह से ही आज के डेट में हमारे पास जस्ट लिमिटेड क्वांटिटी में एंटीवायरल मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक देम, मोलनूपिराविर भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वायरस के आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में म्यूटेशंस एंड एरर्स प्रोड्यूस करता है एंड वायरस को रेप्लिकेट ही नहीं करने देता है, मल्टीप्लाई ही नहीं करने देता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मोलनूपिराविर वायरल एमआरएनए के साथ मिस कर सकता है तो ये आपके होस्ट डीएनए के साथ भी तो मिस कर सकता है, ये आपके डीएनए को भी तो चेंज कर सकता है, ये आप में म्यूटेशन भी तो करा सकता है, ये आप में कैंसर भी तो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वुमेन कोई चाइल्ड बियरिंग है तो हो सकता है आने वाला ऑफस्प्रिंग उसमें टेराटोजेन की तरह काम करे एंड वो बच्चा भी थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटीज के साथ, अनोमलीज के साथ पैदा हो। तो जब आपने मात्र 1850 लोगों पे ये ट्रायल लिया है एंड आपने ये देखा है कि इन लोगों में कोई कैंसर नहीं प्रोड्यूस हुआ है, तो आपने कैसे जस्ट डेटा पब्लिश कर दिया कि हाँ ये बहुत ही सेफ है, जबकि आपने रैट्स पे देखा है एंड रैबिट्स में देखा है। अगर आपने कुछ डोज बढ़ाया मोलनूपिराविर का एंड कुछ लंबे समय तक आपने दिया तो आपने देखा है कि रैट्स के अंदर एंड रैबिट्स के अंदर भी चेंजेस आए हैं, वहाँ भी ट्यूमर्स प्रोडक्शन हुआ है, वहाँ भी म्यूटेशंस हुआ है, वहाँ के जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनमें भी अनोमलीज दिखी हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ह्यूमन बींग्स में कहीं भी अनोमली देखने को नहीं मिलेगी? एंड यही कुछ कारण है कि बहुत चालाकी से इस कंपनी ने इस मॉलिक्यूल को लॉन्च किया है विथ क्लॉजेस। क्या क्लॉज? 18 साल से ऊपर होना चाहिए, माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का कोविड-19 होना चाहिए, एक रिस्क फैक्टर होना चाहिए जो ये बताए कि हो सकता है आने वाले समय में सीवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ सके, एंड चौथी बात RT-PCR पॉजिटिव होना चाहिए, होम बेस्ड ट्रीटमेंट इसमें करना होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और एक क्लॉज लगा हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, चाइल्ड बियरिंग वुमेन है, उनमें ये फिलहाल इंडिकेटेड नहीं है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस मॉलिक्यूल से खुशी तो खैर बहुत आ रही है, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद ये एक गेम चेंजर हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन आज के डेट में जब तक सेफ्टी डेटा पब्लिश ना हो जाए, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि हाँ ये हाईली म्यूटाजेनिक नहीं है, ये हाईली कार्सिनोजेनिक नहीं है, ये हाईली टेराटोजेनिक नहीं है, तब तक प्लीज़ खुशियाँ ना मनाएं, जस्ट वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। देखते हैं आगे आने वाला समय में क्या होता है। एंड उम्मीद करता हूँ, मुझे अपने रिसर्चर्स पे, अपने साइंटिस्ट्स पे पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे मार्केट में। रह गई बात इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी क्वेरी का जवाब आपको चाहिए तो आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में डालने पे। थैंक यू।